हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्ज़ाम्स। ये हम डिस्कस कर रहे थे BESC 132 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते ही रहते हैं। हमने पहले ही पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर लिया था। ये हमारी पार्ट 3 वीडियो है। जिस भी स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक के भी आंसर्स पता चल सकें और उनकी समझ आ सके कि क्या उसमें बताया गया है, किस तरीके से आपको लिखना है, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें और आप पास हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कोड है BESC 132 स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, इसका टाइटल है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 8 हम 12th के पास आ गए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, डिस्कस द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया। हमें क्या करना है कि रोल और सिग्निफिकेंस बताना है कि वोकेशनल एजुकेशन का क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए, आंसर देख लेते हैं। द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया, पहले आप हेडिंग डालेंगे फिर आपका आंसर स्टार्ट करेंगे। Vocational education is a form of education that focuses on the practical skills and knowledge needed for a specific job or career. Vocational education कौन सी फॉर्म है एजुकेशन की? ये वोकेशनल एजुकेशन एक टाइप की एजुकेशन है, एजुकेशन का एक फॉर्म है जिसमें मेनली फोकस किया जाता है प्रैक्टिकल स्किल पे, ना कि थ्योरेटिकल स्किल पर। प्रैक्टिकल स्किल पर अगर किसी भी चीज़ में फोकस कर रहे हैं तो उसको वोकेशनल एजुकेशन बोलेंगे। तो इसमें क्या करते हैं कि प्रैक्टिकल स्किल ज़्यादा सिखाई जाती है स्टूडेंट को, नॉलेज दी जाती है ताकि वो अपने जॉब या कैरियर में आगे बढ़ सके, ताकि उसको प्रैक्टिकली चीज़ों का पता होगा तो वो अपने जॉब में उसको अप्लाई कर सकेगा। तो वोकेशनल स्किल और वोकेशनल एजुकेशन वही है जिसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल सिखाई जाएँ ताकि आप अपने जॉब के लिए या कैरियर में डेवलप कर सकें। It's play a crucial role in India's economic growth and development। क्या है ये? इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये आप स्किल्ड होंगे, वेल स्किल्ड होंगे, प्रैक्टिकली आपको सारी चीज़ें पता होंगी, नॉलेज होगी, तो आप अच्छे से अच्छे जॉब में जा सकते हैं, आपका करियर अच्छे से डेवलप हो सकता है। करियर डेवलप होगा, आप ग्रो करेंगे, तो वैसे ही साथ साथ इकोनॉमी डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, उसकी भी ग्रोथ होगी। ठीक है, फर्स्टली वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड स्टूडेंट विद हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एंड स्किल दैट आर इन डिमांड इन जॉब मार्केट। सबसे पहले क्या एक पॉइंट लिखेंगे आप कि जो वोकेशनल एजुकेशन है वो स्टूडेंट को ऐसे बनाती है कि उनके हैंड्स ऑन टिप रहे, मतलब हाथ पे ही, मतलब बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल आपके ज़ुबान पे है सारी चीज़ें, बिल्कुल आपको सारी चीज़ों का नॉलेज है, तो बिल्कुल आपके टिप्स पर हो सारी चीज़ें। तो टिप्स पर लाती है ये आपको सारी स्किल, ताकि आप जॉब मार्केट में जो भी डिमांड चल रही है वो आप बिल्कुल परस्यू कर सकें। दिस हेल्प ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, मेकिंग स्टूडेंट फॉर जॉब रेडी अपन ग्रेजुएशन। क्या है वोकेशनल एजुकेशन का, क्या पर्पस होता है कि ये एक जो ब्रिज आपके बीच में गैप आता है थ्योरी और प्रैक्टिकल का, प्रैक्टिस नहीं हो पाती चीज़ों की, तो उसके गैप को ये भरती है ताकि स्टूडेंट आफ्टर ग्रेजुएशन ही अपनी जॉब के लिए रेडी हो जाए। ठीक है, सेकेंडली वोकेशनल एजुकेशन प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या है सेकेंडली, क्या पॉइंट है आपका कि जो वोकेशनल एजुकेशन है वो एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा देती है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा देती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया कि खुद के लिए ही खुद का बिजनेस क्रिएट करना, मतलब खुद ही अपना काम करना, किसी और के नीचे नौकरी ना करना। ठीक है, तो सेल्फ एम्प्लॉय हो गए आप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है कि आप कोई भी आइडिया ले रहे हैं, किसी भी आइडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर बिजनेस में या कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ही आती है। तो ये इसको भी प्रमोट करता है। इट equips student with the knowledge and skill needed to start their own businesses which in turn create job opportunity for the others। ये क्या है, ये लोगों को, ये स्टूडेंट को इतना नॉलेज, इतना स्किलफुल बना देता है, इतनी नॉलेज आ जाती है बच्चों के अंदर कि वो खुद से ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उनके नीचे भी लोग काम करेंगे, तो वो क्या करते हैं कि खुद ही सेल्फ एम्प्लॉय बन जाते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं और साथ साथ लोगों को अपने बिजनेस के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं। ठीक है, thirdly, vocational education plays address to the issue of skill shortage in certain industries।
क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है आपका वोकेशनल एजुकेशन के लिए, कि ये क्या हेल्प करता है कि जो भी स्किल इशू लोगों के अंदर आ रहे हैं, कि लोगों के अंदर ज़्यादा स्किल नहीं है, तो उसको भी डेवलप कराता है। और जो भी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयज़ की कमी हो रही है, शॉर्टेज हो रही है, तो उसमें भी स्किल डेवलप कराएगा, तो इंडस्ट्री में उसकी शॉर्टेज नहीं रहेगी, लोगों को आसानी से जॉब मिल पाएगी। By providing training and education in a specific area, student can fill these skill gap and contribute to the growth of this industry। क्या है, अगर इनको ट्रेनिंग दी जाएगी स्टूडेंट को स्पेसिफिक एरिया के ऊपर, कोई भी टाइप का अगर आपका स्किल है उस पर डेवलप किया जाए, आपको उस पर प्रैक्टिसेस कराई जाए, ट्रेनिंग कराई जाए, तो आपकी स्किल बढ़ेंगी। जो आपके अंदर कंट्रीब्यूशन होगा, अंदर से जज्बा होगा, वो आप दे पाएंगे उसके लिए, तो आपकी डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी, और इंडस्ट्री की भी ग्रोथ होगी उसके साथ। लास्टली, वोकेशनल एजुकेशन इज़ इंक्लूसिव एंड असेसिबल टू ऑल। इट प्रोवाइड opportunities for those who may not have accessed traditional form of education, who may not excel academically। क्या है, लास्टली अगर देखा जाए तो वोकेशनल एजुकेशन एक इंक्लूसिव और असेसिबल टू ऑल टाइप में होती है, कि सभी इसको एसेस कर सकते हैं कहीं भी बैठ के, और इंक्लूसिव होती है, मतलब सबके लिए ही अवेलेबल है। और ये क्या प्रोवाइड करती है कि लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देती है कि वो कहीं से भी इसको ट्रेडिशनल फॉर्म में भी जो एसेस नहीं कर पा रहे हैं इनको, वो भी एसेस कर सकें ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से, और अपने एकेडमिक में जो अच्छे नहीं हैं वो भी इसको समझ सकें, समझेंगे, ट्रेनिंग होगी तो वो उसको डेवलप कर पाएंगे। ठीक है। In conclusion, vocational education is an important aspect of India's education system. It helps create skilled workforce, promotes entrepreneurship, address skills shortage, and it's inclusive and accessible to the all। क्या है, आप कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि वोकेशनल एजुकेशन हमारी इंडिया में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये स्टूडेंट को बिल्कुल स्किल और प्रैक्टिकली सारी चीज़ें सिखाती है, वर्कफोर्स बनाती है, और प्रमोट करती है एंटरप्रेन्योरशिप को भी। और जो डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज़ में वर्कर की शॉर्टेज हो रही है, तो स्किल प्रोवाइड करती है ताकि वहाँ वर्कर की शॉर्टेज ना हो, लोगों को अच्छी से अच्छी जॉब मिल सके। और जॉब नहीं भी मिलती है तो भी वो इनको इतना स्किल्ड बना देती है कि वो खुद से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और लोगों को बल्कि जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये क्या है, वोकेशनल एजुकेशन इंक्लूसिव होती है, असेसिबल होती है, कि सभी इसको एसेस कर सकते हैं, सभी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर था, जो कि हर बार एक ना एक क्वेश्चन तो आता है, तो इस बार भी आए तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं मानती हूँ, उम्मीद रखती हूँ कि आप अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डज द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE कॉन्ट्रीब्यूट टू शेपिंग द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, एक्सप्लेन। क्या है कि जो हमारा एजुकेशन ऑफ सिस्टम है हमारी इंडिया के अंदर, उसके अंदर एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन करके एक बोर्ड है, उसके क्या कंट्रीब्यूशन है कि वो हमारी एजुकेशन सिस्टम को शेप कर सके, बढ़िया बना सके, अच्छी शेपिंग कर सके। तो उसकी कंट्रीब्यूशन को हमें लिखना है कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन है CABE की, जो कि है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, उसको एक्सप्लेन करना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए, आंसर स्टार्ट करते हैं। The Central Advisory Board of Education and how it contribute to shaping the education system in India। पहले आप हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन से ही आप हेडिंग बना लिया करिए, तो इससे आपका क्या लेंथी बनता है आंसर। आप जितना लेंथी लिखेंगे, जितना आपके पेजेस भरे रहेंगे, उतने अच्छे से आपको मार्क्स मिलेंगे, भले से आपने उसमें कुछ भी लिख रखा हो। क्योंकि पहले के बच्चे भी, आप किसी से पूछेंगे ना, अपने दीदियों भाइयों से, वो क्या करते थे कि वो बीच में गाने भी लिख के आते थे। कुछ टीचर्स इतने आलसी होते हैं कि नहीं चेक करते पूरा देखकर, तो वो देखते थे बड़ा लेंथी आंसर लिखा है, इसको बड़ा कुछ आता है, तो वो ऐसे ऐसे चेक करके आ जाते थे, तो उनको मार्क्स मिल जाते थे। तो ऐसे ही आपको करना है, गाने नहीं लिख के आने, बट इतना है जो आपको उसके बारे में पता है, टूटी फूटी इंग्लिश बना के आपको उसको लिख के आना है, छोड़ के नहीं आना। भले से आपको नहीं आता, क्वेश्चन पढ़िए 1 से 2 बार, आप उसको ब्रेक डाउन करके समझिए कि कहना क्या चाह रहा है, और फिर आपको नहीं भी आता तब भी आप अपनी समझ से कि भाई ये बोर्ड है एक, तो इसकी एडवाइजरी ऑफ बोर्ड क्या रहेगा, क्या ये सिस्टम को शेप करने के लिए क्या क्या काम करेगा, नहीं भी पता तो आप क्या कर, कंट्रीब्यूशन आपका क्या रहेगा, आप वो लिख के आ सकते हैं कि खुद अपने दिमाग में सोच लो कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारी एडवाइजरी बोर्ड में ये हो। तो थोड़े बहुत तो आपको भी अंदाज़ा होगा कि क्या क्या चाहिए, वो मैं आपको भी बताती हूँ। ठीक है, तो आप छोड़ के कुछ मत आना, भले से ना आए, थोड़ा थोड़ा सब में लिख के आना। CABE इज़ अ statutory body that advise the central and state government on matter related to the education। क्या है, CABE एक एडवाइजरी बोर्ड है
हाँ, एक बॉडी है जो कि एडवाइस करती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी एजुकेशन रिलेटेड मैटर के ऊपर। इट्स established in 1920 and has played a crucial role in shaping the India's education system and ever since। क्या है ये, कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1920 में। आपको इसकी अगर याद ना रहे कि कौन सा ईयर में हुई है तो आपको 1920 ईविल मूवी आई थी ना, तो उससे याद रखना कि वो मूवी आई थी तो उस टाइम पे ये, मतलब वो 1920 में मूवी नहीं आई थी, मतलब फिर भी मूवी का नाम 1920 था, तो उससे याद रखना आपके एडवाइजरी ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1920 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। और इसका काम क्या है कि जो भी एजुकेशन से रिलेटेड मैटर होंगे उसके अंदर ये अपनी एडवाइस देती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उन सबको ही ये एडवाइस देगी अपना, ठीक है। और ये पूरा एजुकेशन सिस्टम को शेप करने के लिए काम करती है। देख लेते हैं ये क्या क्या काम करती है। One of the key contribution of CABE is its role of formulating policies and program of education at all level। क्या है सबसे पहला की कंट्रीब्यूशन क्या है CAEB का, कि ये फॉर्मुलेटिंग करती है डिफरेंट टाइप के पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को हर एक लेवल पे एजुकेशन के अंदर। मतलब ये क्या करती है, डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ को बनाती है और लागू करती है हर एक लेवल पे। एजुकेशन के अंदर जितनी टाइप की लेवल्स होंगी, क्लास 1 to लेके और जितना क्लास तक जा रहा है उसके हर एक लेवल तक ये प्रोग्राम भी बनाएगी, पॉलिसीज़ भी बनाएगी और उनको लागू भी कराएगी। द बोर्ड ब्रिंग्स टुगेदर एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड इंक्लूडिंग एजुकेनोलॉजिस्ट, policy makers and representative of civil service society to discuss and debate various issues related to the education। क्या है ये बोर्ड क्या करती है कि जितने भी टाइप के एक्सपर्ट्स बैठे हैं इस फील्ड के अंदर, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड लोग होंगे, टीचर्स और जो भी एजुकेशन पॉलिसीज़ बना रहे हैं उनको बिठाती है, जो भी पॉलिसीज़ बना रहे हैं उनको अपने साथ रिप्रेजेंट कर मतलब बिठाती है, और जो भी डिफरेंट टाइप के सिविल सोसाइटी के अंदर रहते हैं उनको अपने साथ बैठाती है और डिबेट करती है। जो भी रिलेटेड ऑफ एजुकेशन इश्यूज़ होंगे उनके ऊपर, सबके ऊपर वो डिबेट करती है और उनके सॉल्यूशन निकालती है। मतलब जो भी एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी मेकर होंगे, एजुकेनोलॉजिस्ट होंगे कि जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन को बनाते हैं, कि जो करिकुलम बनाते हैं वो हैं, या फिर कोई भी सिविल सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव है उसको बैठाती है, फिर उसके साथ डिस्कस करती है कि एजुकेशन से रिलेटेड हमें क्या क्या बदलाव करने चाहिए या क्या क्या हमें इशू को सॉल्व करना है। दिस हेल्प इन दी फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़ दैट कैन कॉम्प्रिहेंसिव, रिवेलेंट एंड इफेक्टिव। क्या है जब ये डिस्कस करते हैं एक दूसरे के साथ तो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि हमें कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनानी है ताकि हम कोई भी इश्यूज़ जो एजुकेशन के अंदर आ रहे हैं उसको सुधार सकें, ठीक है। CABE also plays a vital role in monitoring and implementation of these policies। क्या है ये फिर वो पॉलिसीज़ को बनाती भी है, इम्प्लीमेंट भी करती है उसका, और उस पॉलिसीज़ को मॉनिटर भी करती है कि वो पॉलिसीज़ ढंग से काम कर भी रही हैं या नहीं कर रही हैं। इट रेगुलरली रिव्यू द प्रोग्रेस मेड बाय द डिफरेंट स्टेट इन द इम्प्लीकेशंस these policies and provide feedback and recommendation to improve the quality of education। ये क्या है, जब इन्होंने पॉलिसीज़ बनाई तो उनको लागू भी किया पॉलिसीज़ को, फिर उस पर मॉनिटर भी किया कि पॉलिसीज़ कैसे चल रही हैं, फिर उसकी पॉलिसीज़ की ग्रोथ को भी देखते हैं ये कि वो प्रोग्रेस कर रही है या नहीं कर रही, रिव्यू लेते रहते हैं ये टाइम टू टाइम, और फिर ये डिफरेंट स्टेट से पूछते हैं कि उस पॉलिसीज़ में क्या इम्प्रूवमेंट हमें करनी चाहिए, या फिर आपका क्या फीडबैक है, क्या रिकमेंडेशन है कि इसमें अभी और चीज़ों को हमें ऐड करना है या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या इतने से ही काम चल जाएगा। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने का इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि ये पॉलिसीज़ को बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ CABE इट्स रोल ऑफ प्रमोटिंग इनोवेशंस एंड रिसर्च इन द एजुकेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है CABE का, कि ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं कि रिसर्च और इनोवेशन हो सके एजुकेशन के अंदर। बोर्ड एनकरेजेस research and development in the areas such as curriculum development, teaching training and the use of technology in the education। क्या है ये कौन कौन से रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करते हैं, ये क्या करते हैं कि जिस भी एरिया में करिकुलम डेवलपमेंट की ज़रूरत है वहाँ पे ये करिकुलम डेवलप कराते हैं, रिसर्चर्स को बोलते हैं कि करिकुलम डेवलप करा जाए, टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं, और टेक्नोलॉजी जो भी आजकल एजुकेशन में लगनी चाहिए उस पर भी इनोवेशन कराते हैं। This help in the developing new approaches and method that can improve the quality of education in the India।
क्या है, ये क्या करते हैं, जब ये डिफरेंट टाइप के इनोवेशन करा रहे हैं टीचर्स के द्वारा, टीचर्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इससे क्या हेल्प मिलती है कि नए नए अप्रोचेस भी डेवलप होते हैं एजुकेशन ऑफ इंडिया के अंदर, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी इम्प्रूव होती है साथ साथ। इन कंक्लूजन, CAB प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द शेपिंग इंडियाज एजुकेशन सिस्टम। क्या है, आप कंक्लूजन हर एक क्वेश्चन में लिखिएगा कि जो भी आप आंसर लिखते हैं उसको एक समराइज़ करके आपको छोटे से फॉर्म में लिखना है कि कंक्लूजन क्या बनता है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है उसका, क्या यही लिखेंगे आप कि CAB एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, इंडिया के अंदर। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अ रेंज ऑफ पॉलिसीज फॉर्मेशन एंड मॉनिटरिंग इम्प्लीमेशंस, promoting innovation and research and ensuring that education is accessible to the all। क्या है इसकी कंट्रीब्यूशन, क्या क्या है कि ये पॉलिसीज़ को भी बनाती है, उनको मॉनिटर भी करती है, उनको इम्प्लीकेशंस भी करती है, उनका मतलब अप्लाई भी कराती है, फिर उनको प्रमोट भी कराती है कि इनोवेशन हो सके, रिसर्च हो सके, और इन सबको मॉनिटर भी करती है कि ये सारी चीज़ें हो भी रही हैं या नहीं हो रही, और फिर ये क्या करती है कि इंश्योर करती है कि सभी तक एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। With its continuous efforts, CAB is helping to recreate a brighter future for the India's student। क्या है, CAB कंटिन्यू प्रोवाइड करती है कि लोगों तक एजुकेशन मिल सके और लोगों का फ्यूचर ब्राइट हो सके। ठीक है, तो ये आपका निष्कर्ष है जो कि पूछ लेते हैं CAB के कंट्रीब्यूशन को, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर द रिकमेंडेशंस ऑफ इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज 2020 विद रिगार्ड टू दी इंटरनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लागू की गई थी उसकी क्या क्या रिकमेंडेशन थी, कि किसके अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन, के इंटरनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो सके, मतलब एजुकेशन हमारी इंटर नेशनलाइजेशन तक पहुंच सके, उसके लिए इस पॉलिसी ने क्या क्या रिकमेंडेशन अपनी दी थी वो आपको लिखनी है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज 2020 विद रिगार्ड ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, हेडिंग डालेंगे पहले, फिर आंसर स्टार्ट करेंगे आपका। फर्स्टली, द पॉलिसी एम्फाइसेस ऑन द नीड टू एस्टैब्लिश पार्टनरशिप विद फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट टू प्रमोट एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, रिसर्च एंड फैकल्टी। क्या है, इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब वही हो गया कि जो इंडिया के अंदर है उसको हम नेशनलाइज करें, हम बाहर तक भी उसको प्रोवाइड करें। तो सबसे पहले इस पॉलिसीज़ का मेन एम क्या होता है कि ये अपनी जो भी पॉलिसी बनाई है इसने वो एम्फाइसाइज करे उसको, और अपने पार्टनरशिप को बढ़ाए। पार्टनरशिप को बढ़ाने का मतलब कि जो इंडिया में पॉलिसीज़ हैं उसको अपनी पार्टनरशिप बढ़ाए, कि फ़ॉरेन के साथ भी बातचीत करे, और जो भी डिफरेंट टाइप की यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट्स आते हैं फ़ॉरेन के अंदर उसके साथ अपनी प्रमोशन को बढ़ाए, और नॉलेज को भी एक्सचेंज करे, रिसर्च फैकल्टी को भी एक्सचेंज करे, ताकि हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी अच्छे से अच्छा ग्रो कर सके। दिस विल not only enhance the quality of education but also provide student with the global exposure। क्या है, जब हम डिफरेंट टाइप की इंस्टीट्यूट के साथ और यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन करेंगे तो उससे क्या होगा कि हम डिफरेंट टाइप की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को भी प्रोवाइड कर सकेंगे हर एक स्टूडेंट को, और साथ ही ग्लोबल एक्सपोजर भी बढ़ सकेगा स्टूडेंट के अंदर। सेकेंडली, पॉलिसी सजेस्ट इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन लैंग्वेजेस एज एन elective subject from secondary level onward to facilitate better communication and understanding between students from different cultures। क्या है, सेकेंडली अगर हम फॉरेन बॉडीज़ के साथ अपना इंट्रोडक्शन बढ़ाएंगे, हमारी पार्टनरशिप बढ़ेगी, तो हमें वहाँ भी अपना परफॉर्मेंस करने की एक्सपोजर मिलेगा। ठीक है, तो उसके साथ क्या होगा कि हम फॉरेन लैंग्वेजेस को भी सीख सकेंगे, उनके हम करिकुलम को भी अपना सकेंगे, हम उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकेंगे, ताकि हम डिफरेंट टाइप के कल्चर को भी समझ सकें, क्योंकि फ़ॉरेन का कल्चर अलग है, इंडिया का कल्चर अलग है। तो उससे क्या होगा, डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस भी सीखने को मिलेगी स्टूडेंट को, और हमारी पार्टनरशिप भी आपस में मजबूत होगी। थर्डली, इट रिकमेंडेड setting up for the international student office in all higher education institute to provide assistance for the foreign student in term of visas, accommodations and cultural integration। क्या है, थर्डली क्या करते हैं ये लोग कि रिकमेंड करते हैं कि हमारी जो सिटिंग है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ भी हो सके, उनके ऑफिसेज के साथ भी हो सके, और सारी हायर एजुकेशन जो है हम उनकी भी असिस्ट कर सकें, ताकि हमें उनसे फॉरेन स्टूडेंट टर्म
वीज़ा मिल सके, एकोमोडेशन मिल सके फ़ॉरेन के अंदर, और हम उनके कल्चरल इंटीग्रेशन के साथ भी अडेप्ट हो सकें। फोर्थली, द पॉलिसीज़ encourage India's universities to participate in the international ranking to improve their global standards and attract more foreign student। क्या है फोर्थली, क्या है, ये पॉलिसीज़ इनकरेज करती है इंडियन यूनिवर्सिटी को कि वो पार्टिसिपेट करें इंटरनेशनल रैंकिंग के अंदर भी, ताकि इंटरनेशनल रैंकिंग के अंदर भी यूनिवर्सिटीज़ जो हमारी इंडिया के अंदर हैं उनका भी नाम हो, ताकि हमारी ग्लोबल स्टैंडिंग बढ़ सके। बढ़ेगी तो वो क्या होगा, जिस बढ़ेगी हमारी ग्लोबल स्टैंडिंग, तो उससे क्या होगा कि जो फॉरेन के स्टूडेंट हैं वो भी हमारे साइड ज़्यादा इंटरेक्ट होंगे, उनको भी हमारे पास आने का मौका मिलेगा। लास्टली, द पॉलिसीज़ stressed on providing opportunities for the Indian student to study abroad through the scholarship and exchange the program। क्या है लास्टली, क्या है, ये पॉलिसी ये भी करती है, इनक्रेज करती है स्टूडेंट को कि ये अपॉर्चुनिटी दे सके कि जो भी स्टूडेंट बाहर जाके अब्रॉड में स्टडी करना चाहता है तो उनको स्कॉलरशिप भी देती है और एक्सचेंज प्रोग्राम भी प्रोवाइड कराती है। दिस will enable them to gain a broad perspective and develop a global mindset। इससे क्या होगा, स्कॉलरशिप मिलेगी, लोग बाहर जाके पढ़ाई कर सकेंगे अब्रॉड में, तो उससे क्या होगा, उनके ब्रॉड पर्सपेक्टिव भी खुलेंगे, उनका ग्लोबल माइंडसेट भी डेवलप होगा। ठीक है, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे आप? इन कंक्लूजन, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ 2020 aim to promote internationalization of education in India by establishing partnership with foreign institutes and introducing foreign languages, setting up international students offices, participating in the international ranking and providing opportunities for the Indian student to study abroad। क्या है, आप जब ये क्वेश्चन अगर देखिए 2020 पॉलिसीज़ के ऊपर अगर आएगा इंटरनेशनलाइजेशन, तो आप साफ समझ जाइए कि हमें बाहर के अब्रॉड में पढ़ाई करने के लिए जो भी रिलेशनशिप बाहर से बनाने हैं और हमें अपनी पॉलिसीज़ को बढ़िया बनाना है, तो इसके लिए ये पॉलिसी बनाई गई थी। इसमें क्या है, ये मेनली किस पे फोकस करते हैं कि हमारी जो लैंग्वेजेस हैं वो फॉरेन लैंग्वेजेस के साथ भी हम कोलैबोरेट कर सकें, पार्टनरशिप बना सकें, ताकि हमारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं वो बाहर जाके भी पढ़ाई कर सकें और अपनी रैंकिंग, जो इंटरनेशनल रैंकिंग है उसमें भी हमारा इंडिया का नाम हो सके। तो ये इसकी पॉलिसीज़ के अंदर आता है। लेट्स वर्क टूवर्ड्स अ मोर ग्लोबली कनेक्टेड एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका कंक्लूजन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, What is meant by the online education? Mention its advantages। क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन से आप क्या समझते हैं, उसके एडवांटेजेस लिखने हैं आपको, और ऑनलाइन एजुकेशन क्या है वो लिखना है। ठीक है, तो ऑनलाइन एजुकेशन समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ रखा है कि जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं मेरे थ्रू, तो आप क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन ही एक्वायर कर रहे हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, आप कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं, जब आपका दिल करे तब आपने वीडियो चला ली, जब आपका मन नहीं है तब आपने बंद कर दी। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो हम देख लेते हैं, मैं समझा देती हूँ। फिर भी आपको नहीं आए तो आप अपने ऊपर कभी भी क्वेश्चन रख के देखिएगा, समझिएगा, तोड़िएगा, फोड़िएगा उसको, फिर लिखिएगा, छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। द ऑनलाइन एजुकेशन, सो व्हाट एग्जैक्टली इज ऑनलाइन एजुकेशन? तो ऑनलाइन एजुकेशन एग्जैक्टली होती क्या है? इट्स सिंपली लर्निंग थ्रू द इंटरनेट यूजिंग वेरियस डिजिटल टूल एंड रिसोर्सेज टू असेस एजुकेशनल कंटेंट। क्या है? सिंपली लर्निंग थ्रू द इंटरनेट। क्या है? ऑनलाइन एजुकेशन एक एजुकेशन है जिसमें आप थ्रू इंटरनेट पढ़ाई करते हैं। इंटरनेट के थ्रू आप कहीं से भी डिजिटली टूल के द्वारा पढ़ाई कर लें, एसेस कर लें एजुकेशन कंटेंट को, तो वो आपकी ऑनलाइन लर्निंग हो जाएगी, ऑनलाइन एजुकेशन हो जाएगा। तो ये क्या है, एक टाइप का लर्निंग है जो कि आप इंटरनेट के थ्रू करते हैं, वो भी डिफरेंट टाइप के डिजिटल टूल के द्वारा, और आप कहीं से भी एजुकेशन कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आपके फ़ोन में इंटरनेट है तो आप ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो टूल कौन सा हो गया आपका? यूट्यूब। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू आप लर्निंग कर रहे हैं तो ये आपकी ऑनलाइन एजुकेशन होगी, ऑनलाइन लर्निंग हो गई। वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन इज़ फ्लेक्सिबल। सबसे ज़्यादा बड़ा एडवांटेजेस क्या है इसका, कि ये फ्लेक्सिबल है, कहीं से भी आप इसको ले सकते हैं, कहीं से भी आप एक्वायर कर सकते हैं। यू कैन लर्न एट योर ओन पीस ऑन योर ओन शेड्यूल फ्रॉम एनी वेयर इन दी वर्ल्ड। क्या है, ये आप कहीं से भी बैठ के पढ़ सकते हैं। आप पता नहीं कौन से कोने में बैठ के पढ़ रहे हैं, मतलब विश्व के कौन से कोने से बैठ के पढ़ रहे हैं, बट कहीं से भी पढ़ सकते हैं आप इसको, कहीं से भी फ्लेक्सिबली
एक्वायर कर सकते हैं, अपने ओन ऑफ पीस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि भाई हाँ आपका मन है तो अभी पढ़ रहे हैं, अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नो नीड टू वरी अबाउट कम्युनिटिंग और शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट। क्या है, आपको कोई चिंता नहीं करनी होती इसमें कि हमें टीचर से अपने कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि वो हमारा शेड्यूल कब फिक्स कर रहे हैं, कितने बजे हमारी क्लास होगी। ऐसा कुछ नहीं है, जब आपका दिल किया तब आपने पढ़ लिया, जब आपका दिल किया आपने बंद करके रख दिया। तो इसमें बिग एडवांटेजेस यही है। अनदर एडवांटेज इज़ अफोर्डेबिलिटी। दूसरा एडवांटेज क्या है कि बहुत अफोर्डेबल है। आपने एक बार अपना फ़ोन इंटरनेट से रिचार्ज करा लिया, फिर आप कभी भी इसको देख सकते हैं। मतलब एक ही बार के आपके 200-400 रुपये लगे और इसको आप महीने में चाहे 1000 बार देखिए, चाहे 5000 बार देखिए, वो आपके ऊपर है। तो ये अफोर्डेबल है। ऑनलाइन कोर्सेज आर ऑफन मच चीपर दैन दी ट्रेडिशनल क्लासरूम कोर्स बेस्ड कोर्सेज। क्या है, जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं ना वो बहुत चीप होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं क्लासरूम बेस्ड कोर्सेज के कंपैरिजन में। क्योंकि क्लासरूम बेस्ड कोर्सेज के अंदर क्या होगा कि आपको किराया भाड़ा लगा के अपना कोर्स के लिए जाना पड़ेगा, फिर टीचर्स वहाँ आपको अलग से मिलेंगे तो उनकी वो जाता है, फीस जाती है, फीस भी जा रही है आपका कोर्सेज के लिए, बुक्स वगैरह आपको लेना है वो भी जा रहे हैं, फिर आपका कन्वीनियंस भी लग रहा है, ठीक है। देखिए, प्लस यू कैन सेव ऑन दी एक्सपेंसेस लाइक टेक्स्ट बुक एंड ट्रांसपोर्टेशन। आप अगर ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं तो आपको ट्रांसपोर्टेशन नहीं देना, कोई अपने घर पे बैठ के देखिए वीडियो, ना आपको कहीं जाना है कि आपको बस का किराया देना है या गाड़ी का किराया देना है, आपको टेक्स्ट बुक भी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑनलाइन एक अफोर्डेबल लर्निंग है। ऑनलाइन एजुकेशन ऑल्सो प्रोवाइड एक्सेस टू अ वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज एंड प्रोग्राम। क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन डिफरेंट टाइप के वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम भी ऑफर करती है। डिफरेंट टाइप के कोर्सेज आप ऑनलाइन बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन चूज़ फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट एंड लेवल्स फ्रॉम अ बेसिक स्किल टू एडवांस डिग्री। क्या है, आप ऑनलाइन ही डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट टाइप के कोर्सेज और प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं जिस तरीके का आपको करना है, चाहे वो बेसिक लेवल का हो चाहे एडवांस डिग्री हो, वो ऑनलाइन सारी चीज़ें आजकल अवेलेबल है। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द कन्वीनियंस फैक्टर। हमें कन्वीनियंस फैक्टर को नहीं भूलना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। क्योंकि हम अगर क्लासरूम बेस्ड प्रोग्राम में जब हम लेते हैं एडमिशन, तो हमें अपना ट्रांसपोर्टेशन खर्च करके जाना पड़ता है और उसमें हमारे काफ़ी पैसे लग जाते हैं साथ में। यू कैन स्टडी फ्रॉम योर ओन कम्फर्ट of your own home or even while traveling. All you need to a computer or mobile device or an internet connection। क्या है, आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से आप अपने घर बैठ के भी देख सकते हैं आपकी वीडियो, या आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं कहीं जा रहे हैं तब भी देख सकते हैं। बस आपके पास एक कंडीशन है कि आपके पास कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन होना चाहिए जिसके अंदर एक इंटरनेट कनेक्शन हो। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं इसके। डिसएडवांटेजेस कम है कि इंटरेक्शन नहीं हो पाता, ये एक मेजर डिसएडवांटेजेस है इसका, बट एडवांटेजेस ज़्यादा हैं डिसएडवांटेजेस के कंपैरिजन में। बट परहैप्स द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन इज़ द एबिलिटी टू पर्सनलाइज योर लर्निंग एक्सपीरियंस। क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेजेस क्या है कि आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को आप पर्सनलाइज कर सकते हैं। एबिलिटी इतनी हो जाती है आपके अंदर कि बार बार आप जितनी बार आप उसको नहीं समझ आ रहा, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आपका लर्निंग एक्सपीरियंस उससे बढ़ता है। यू कैन टेलर योर स्टडीज़ टू योर ओन इंटरेस्ट एंड गोल्स एंड चूज़ दी मेथड्स ऑफ दी वर्क बेस्ट फॉर यू। क्या है, ये आपके इंटरेस्ट और गोल्स के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है ऑनलाइन। और जैसे आपको अगर किसी का नहीं समझ आ रहा तो आप स्विच भी कर सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो समझ नहीं आ रही तो आप सेम कोड किसी और का भी सर्च कर सकते हैं। तो ये आपके ओन इंटरेस्ट और आपके ओन गोल के ऊपर डिपेंड है कि आपको कहाँ से कैसे असेस करना है चीज़ों को, ठीक है। तो ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर आता है, आप इसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नैक इन क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर नैक का क्या रोल है ये आपको लिखना है। तो नैक क्या है आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें फुल फॉर्म नहीं दे रखी है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी डिफरेंट टाइप की एजेंसीज़ या फिर जो भी अभियान वगैरह चलाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो आपको नॉर्मली थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ताकि आपको कुछ भी ना आए तो उसके नाम से ही आप कुछ ना कुछ बना के लिख सकें। क्योंकि मेनली सभी क्या कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस दे रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि बच्चों को एजुकेशन मिल सके। क्योंकि आपके चैप्टर में ही आपके बुक का ही नाम एजुकेशन से रिलेटेड है, तो एजुकेशन के बाहर तो कुछ नहीं है ना इसमें।
तो आपको सबसे पहले नेक की फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि नेक है क्या। तो डिफरेंट टाइप के जो भी प्रोग्राम गवर्नमेंट द्वारा इनिशिएट किए गए थे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। वैसे तो मैंने मोस्टली सबके बारे में ही इसमें बताया ताकि आपको कहीं और से ना देखना पड़े। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक्सप्लेन द रोल ऑफ नेक इन द क्वालिटी एश्योरेंस। आपको क्वालिटी एश्योरेंस में नेक का क्या रोल है वो एक्सप्लेन करना है। द रोल ऑफ नेक इन क्वालिटी एश्योरेंस। नेक स्टैंड्स फॉर द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। क्या है नेक का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल विच इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी established by the यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया। क्या है? जो नैक है वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है, उन्हीं के द्वारा ही इस्टेब्लिश की गई है ये। द मेन रोल ऑफ नैक इज़ टू असेस एंड एक्रेडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ द हायर एजुकेशन इन इंडिया। क्या है मेन रोल क्या होता है नैक का? कि वो सारे इंस्टीट्यूशन को हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया के अंदर असेस करे, एक्रेडिट करे उनको। दिस मीन्स दैट दे इवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय दीज इंस्टीट्यूट एंड असाइन अ ग्रेड बेस्ड ऑन देयर फाइंडिंग्स। क्या है इनका काम क्या होता है कि जो भी डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूट हो उनको जाके ये चेक करें और फिर इवेल्युएट करें और उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देखते हुए उन इंस्टीट्यूट को एक ग्रेड जिस भी तरीके से उनको पता चलेगा कि किस तरीके से ये एजुकेशन दे रहे हैं उसके बेसिस पे ये ग्रेड देंगे उनको। ठीक है, उनकी फाइंडिंग्स को देख कर दे। नैक यूजेस अ सेट ऑफ क्राइटेरिया टू एवेल्युएट इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग करिकुलम डिज़ाइन, डिलीवरी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन। क्या है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि नैक का काम क्या है कि वो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को देखे कि हाँ भाई वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो वो सारे इंस्टीट्यूशन पे जाते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, फिर इवैल्यूएशन को देखते हुए जो भी उन्होंने देखा हो वहाँ फाइंडिंग्स हुई हो उसको देखते हुए उनको एक ग्रेड देते हैं। मतलब कि ये ए ग्रेड स्कूल है, ये बी ग्रेड स्कूल है, ये कौन सा स्कूल है, ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है, तो उसको ग्रेड देते हैं। तो किस किस चीज़ों पर वो इवैल्यूएट करते हैं जिससे वो ग्रेडिंग दे सकें? तो वो क्या देखते हैं इंस्टीट्यूशन के अंदर कि उनका करिकुलम डिज़ाइन कैसा है, किस तरीके से वो डिलीवरी करते हैं उसको करिकुलम को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा है, स्टूडेंट सपोर्ट कैसा है, प्रोग्रेशन है या नहीं है वहाँ के स्टूडेंट के अंदर, गवर्नेंस और लीडरशिप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लीडिंग टू द रिसोर्सेज। क्या है वहाँ के गवर्नेंस कैसे काम कर रहे हैं, हाँ, और इंफ्रास्ट्रक्चर है, लर्निंग प्रोसेस को रिसोर्सेज को देखते हुए ये सारी चीज़ें ये लोग देखते हैं कि वहाँ इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इंस्टीट्यूट का करिकुलम डिज़ाइन क्या है, करिकुलम को ठीक से पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस कैसा है, स्टूडेंट सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ों को देख के इवेल्युएट कर कर ही इनको एक ग्रेडिंग सिस्टम मिलता है। दे ऑल्सो टेक इन टू दी अकाउंट एट द इंस्टीट्यूशन रिसर्च एंड एक्सटेंशन एक्टिविटी। क्या है ये इंस्टीट्यूशन के रिसर्च और एक्सटेंशन एक्टिविटी को भी अपने ग्रेड सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। दी एक्रेडिटेशन प्रोसेस इज़ वॉलंटरी। जो एक्रेडिटेशन प्रोसेस होता है नैक के अंदर वो वॉलंटरी होता है, बट इट इज़ हाईली रिकमेंडेड बाय द इंस्टीट्यूशन दैट वांट टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड हैव अ कॉम्पिटिटिव एज इन द मार्केट। क्या है ये होता तो वैसे वॉलंटरी है बट फिर भी जो हायर रिकमेंडेशन देते हैं इंस्टीट्यूट कि अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव कर लेंगे मार्केट के हिसाब से, फिर भी उनको भी नज़र रखते हैं ये। The accreditation status is valid for the 5 years after which institute have to go through the process again। क्या है जो ये इवेलुएट करते हैं तो वो 5 साल तक रहता है इनका प्रोसेस, उसके बाद इनको दोबारा एवोल्यूशन करना पड़ता है। Accreditation by the NAC is important because it provides a measure of quality assurance for the student, parent, employees and other स्टेक होल्डर्स। क्या है जो एक्रेडिटेशन हो रहा है नेक के थ्रू, मतलब जाके वो इवेलुएट कर रहे हैं चीज़ों को देख रहे हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि स्टूडेंट को क्वालिटी ऑफ अश्योरेंस मिल सके, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल सके, पेरेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा हो जाता है, जो भी इससे इंस्टीट्यूट से जुड़े होंगे सबके लिए ये चीज़ अच्छी हो जाती है कि हाँ भाई ये लोग उसका मुआयना ले रहे हैं। It also help institution identify area of improvement
एंड टेक करेक्टिव मेजर्स टू एनहेंस देयर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्या है, जिस भी एरिया में ये जाते हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, तो ये क्या हेल्प करते हैं कि चलो ठीक है आपसे नहीं हो पाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो उसको करेक्ट करने का आइडिया देते हैं ये, ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके और लोगों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल सके। ठीक है, in conclusion, the NAC plays a crucial role in ensuring quality of assurance in the higher education इंस्टीट्यूट इन द इंडिया। आप वही लिखेंगे कंक्लूजन में कि क्या है, नैक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि क्वालिटी ऑफ अश्योरेंस हायर एजुकेशन में मिल सके इंडिया के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर। इट्स एक्रेडिटेशन प्रोसेस हेल्प इंस्टीट्यूट टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड प्रोवाइड स्टेक होल्डर्स विद अ मेजर ऑफ अश्योरेंस अबाउट द इंस्टीट्यूट क्वालिटी। क्या है, इनका जो एक्रेडिटेशन सिस्टम है वो इंस्टीट्यूट को हेल्प करता है कि वो क्वालिटी ऑफ अश्योरेंस दे सके, उनको मोटिवेट करा जा सके। ठीक है, मोटिवेट किया जा सके, और जो भी उसके साथ इंस्टीट्यूट के साथ जो भी लोग जुड़े होंगे उनको भी एश्योरेंस मिलता है कि हाँ भाई तुम्हें भी क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूट मिलेगा। सो इफ़ यू आर कंसिडरिंग परस्यूइंग हायर एजुकेशन इन इंडिया, मेक श्योर चेक योर इंस्टीट्यूशन क्रेडिट बाय द नैक। आप लास्ट में ये लाइन भी लिख सकते हैं कि हाँ भाई अगर आप इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन परस्यू करने की सोच रहे हैं तो जो भी नेक के अंदर आते हो इंस्टीट्यूट उसी में ही करना चाहिए, क्योंकि ये क्वालिटी ऑफ अश्योरेंस को देख कर रखता है, मद्देनज़र रखता है अपने अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, डिस्कस वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू द आउटकम बेस्ड ऑन एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, ये देखो 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, किस तरीके से हुआ है मैंने 2 बार इसमें बता दिया है आपको। क्या है, पहले इसमें क्या पूछा गया, डिस्कस वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू द आउटकम ऑफ बेस्ड ऑन द एजुकेशन इंडिया। इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से रिलेटेड इशू आते हैं कि इंसान का आउटकम को देखते हुए, मतलब स्टूडेंट के रिज़ल्ट को देखते हुए कौन कौन से इश्यूज़ आते हैं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, वो लिखना है आपको। एक तरीके से ऐसे पूछा गया था, फिर नेक्स्ट बार आपसे ऐसे पूछा गया, डिस्कस वेरियस इश्यूज एंड कंसर्न एसोसिएटेड विद द इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ इंडियन स्कूल। तो ठीक है, देखो घुमा फिरा के पूछा है दोनों तरीके से, पर आंसर तो एक ही होगा, तो आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है एग्जैक्ट वैसे ही नहीं दे देगा वो भी, तो आपको क्वेश्चन समझने का स्किल होना चाहिए। द इम्प्रूवमेंट इशू रिलेटेड टू द एजुकेशन इन इंडिया, द इम्पॉर्टेंट इशू रिलेटेड टू द एजुकेशन इन इंडिया पर हेडिंग डालेंगे आप। स्पेसिफिकली वी विल बी डिस्कसिंग आउटकम बेस्ड एजुकेशन इन इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या है, हम स्पेसिफिकली किसके ऊपर नज़र रख रहे हैं कि हमें जो भी आउटकम मिल रहा है एजुकेशन के अंदर, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर, उसके ऊपर हम देख रहे हैं मेनली अभी। तो हेडिंग में भी आप यही डालेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे आप अपना आंसर। फर्स्ट ऑफ आउटकम बेस्ड एजुकेशन, सबसे पहले आउटकम बेस्ड एजुकेशन इंडिया देख लेते हैं। दिस इज़ एन अप्रोच ऑफ द एजुकेशन दैट फोकसेस ऑन द एंड रिजल्ट, दैट व्हाट स्टूडेंट आर एबल टू डू विद द नॉलेज एंड स्किल दे हैव एक्वायर्ड। क्या है, जो ये अप्रोच है इनका, ये अप्रोच क्या देखता है, मेनली फोकस करता है कि स्टूडेंट का पढ़ने के बाद एट दी एंड जो रिज़ल्ट आ रहा है, उस रिज़ल्ट के साथ साथ वो उसने जो भी चीज़ें एक्वायर करी हैं वो अपनी रियल लाइफ में उस नॉलेज को, स्किल को यूज़ कर पा रहा है या नहीं। तो पहला अप्रोच इनका ये है, द गोल इज़ टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द रियल वर्ल्ड बाय टीचिंग दैम प्रैक्टिकल स्किल दैट दे कैन यूज़ इन देयर करियर। क्या है, इनका मेन गोल क्या होता है कि स्टूडेंट को ऐसे प्रिपेयर किया जाए कि वो अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में, रियल लाइफ वर्ल्ड में उसको प्रैक्टिकली स्किल को यूज़ कर सके और अपने करियर में एनहांस हो सके। ठीक है, पहला ये हो गया इनका एम। दूसरा है, however there are some concern associated with outcomes based on education in India। क्या है, कुछ कंसर्न भी एसोसिएटेड है हमारे इसके साथ। वन इशू इज़ दैट लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन अक्रॉस दी डिफरेंट इंस्टीट्यूट। क्या है, पहला क्या इशू है कि जो हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन है डिफरेंट इंस्टीट्यूट में वो बहुत लैक है, मतलब नॉर्मलाइजेशन बहुत कम है हर जगह के इंस्टीट्यूट के अंदर। ठीक है, दिस can make it difficult to employees to know what skill a student has acquired and can also lead to the confusion among students who may not know the
एक्सपेक्टेड ऑफ देम। क्या है, इसके वजह से क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन नहीं है इंस्टीट्यूट के अंदर, तो क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को डिफ़िकल्ट होता है कि भाई कौन सी स्किल स्टूडेंट को देनी चाहिए, कौन सी स्किल एक्वायर करनी चाहिए स्टूडेंट को, क्योंकि उन्हें खुद कन्फ्यूजन है कि उन्हें आगे जाके करना क्या है, कौन कौन सी स्किल हमारे काम आएंगी। तो एक है नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन बहुत लैक है इसके अंदर। अनदर कंसर्न इज़ दैट एम्फासिस ऑन टेस्टिंग एंड असेसमेंट। दूसरा क्या है, टेस्टिंग और असेसमेंट में भी एम्फाइजेशन होता है। वाइल असेसमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट कैन समथिंग overshadow that actual learning process. This can lead to focus on memorization rather than critically thinking and problem solving skill. क्या है, जो हमारी टेस्टिंग और असेसमेंट की प्रोसेस होती है वो भी एक एम्फाइसिस कंसर्न बन चुका है, क्योंकि ये क्या करते हैं, सिर्फ असाइनमेंट दे देते हैं, असेसमेंट दे देते हैं, हाँ, और फिर उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। कोई पढ़ाया नहीं जाता ठीक से, हम सिर्फ उसको बोल देते हैं कि रट लो, आप मेमोराइज़ कर लो, याद कर लो, उसके अकॉर्डिंग। उसके अलावा स्टूडेंट को इतनी ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं डेवलप हो पाती हैं, तो जो एक कंसर्न हमारे लिए बन चुका है। नाउ द इंक्लूसिव एजुकेशन को देख लेते हैं। दिस इज़ एन अप्रोच दैट एम टू ensure that all students regardless of their background or abilities have access to the quality of education। क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन एक अप्रोच है जो ये एम करता है कि स्टूडेंट किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, स्टूडेंट की कोई भी कैपेबिलिटी हो, कोई भी कैपेसिटी हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, या फिर ज़्यादा सक्षम ना हो, या ज़्यादा नहीं समझ सकता हो, तब भी किसी भी तरीके के स्टूडेंट को हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना है। ये इनका सबसे पहला एम होता है। द गोल इज़ टू क्रिएट अ मोर इक्विटेबल सोसाइटी बाय ब्रेक डाउन दी बैरियर ऑफ एजुकेशन। क्या है, जितने भी टाइप के बाधाएं एजुकेशन के अंदर आती हैं उनको हटाना, उनको तोड़ना, और सबको इक्वली समान में, सारी सोसाइटी के अंदर इक्वली समान में एजुकेशन देना ही इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर आता है। ठीक है। However, there are also some challenges associated with the inclusive education in India। कुछ challenges भी हैं inclusive education इंडिया के साथ में जुड़े हुए। One issue that lack of resources and infrastructure in many schools। क्या है, अभी भी हम बहुत सारे स्कूल के अंदर जाएंगे तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं होगा, वहाँ के टेबल चेयर ऐसी टूटी फूटी पड़ी होंगी, वहाँ के रिसोर्सेज अच्छे नहीं होंगे, टीचर्स अच्छे नहीं होंगे, जिसके वजह से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं हो पाती है। दिस कैन मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर द टीचिंग एंड प्रोवाइड इंडिविजुअलाइजेशन, अटेंशन एंड सपोर्ट टू द स्टूडेंट हु मे नीड इट। क्या है, जिस भी स्टूडेंट को ज़्यादा ज़रूरत है, क्या कहते हैं, अटेंशन की, तो फिर टीचर उनको नहीं दे पाता है क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ही इतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक बड़ा चैलेंज हो जाता है इसके अंदर। अनदर चैलेंज इज़ दैट लैक ऑफ अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग अमंग दी टीचर। दूसरा चैलेंज क्या हो जाता है कि जो टीचर्स हैं वहाँ की, उनकी ही ट्रेनिंग टाइम टू टाइम नहीं होती है, तो उनके अंदर अवेयरनेस भी नहीं रहती है। उनके पास पुराना ही सिलेबस होता है, पुरानी ही उनकी पढ़ाई होती है, नई नई ट्रेनिंग होगी तो उनको ज़्यादा चीज़ें वापस रिकॉल होती जाएंगी और अवेयरनेस भी रहेगी उनके अंदर। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। मैनी टीचर्स में नॉट हैव एक्सपीरियंस वर्किंग विद द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़ और फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिसके पास इतनी एक्सपीरियंस नहीं होता है कि डिफरेंट टाइप के बैकग्राउंड से अगर स्टूडेंट आया, डिफरेंट टाइप के कल्चर से आया है, तो उसको कैसे हैंडल करना है, या फिर कोई स्टूडेंट ऐसा है डिसेबल है तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो वो एक्सपीरियंस टीचर के अंदर नहीं हो पाता क्योंकि उनको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं रहती है और ज़्यादा उनके अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं कराए जाते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से होती है। दिस कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड लैक अ सपोर्ट ऑफ दी स्टूडेंट। क्या है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है स्टूडेंट के बीच में और उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है पूरी तरीके से। ओवरऑल बोथ आउटकम बेस्ड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन आर इम्पॉर्टेंट अप्रोचेज टू इम्प्रूविंग एजुकेशन इन इंडिया। तो क्या है, दोनों के दोनों जो बेस्ड आउटकम बेस्ड ऑफ एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, दोनों की दोनों ही अप्रोचेज हमारे लिए इंडिया के अंदर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए इम्पोर्टेंट है। हाउएवर देयर आल्सो चैलेंजेस that need to be addressed in the order of ensure that all students have access to quality of education। क्या है, कुछ challenges भी इसके साथ आते हैं, उसको भी हमें एड्रेस करना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए कि हाँ भाई हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कैसे असेस कर पाएँ सारे स्टूडेंट के लिए। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, घुमा फिरा के पूछ लेता है।
क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है ये। देखिए डबल स्टार मैंने पहले ही लगा रखा है। व्हाट आर दी मेजर प्रोविजंस इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ 2020 रिगार्डिंग टू दी वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्वेश्चन आपका ये 2 बार रिपीट हुआ है अभी तक, घुमा फिरा के, मतलब हुआ ज़्यादा बार है बट फिर भी घुमा फिरा के जो 2 बार हुआ है मैंने दोनों बार लिख कर बताया आपको कैसे है। तो आपको क्वेश्चन समझना है पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट आर दी मेजर प्रोविजंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिगार्डिंग टू दी वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। वोकेशनलाइजेशन जो सेकेंडरी हायर एजुकेशन है आपकी, उसके लिए एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी 2020 के अंदर। तो उसके मेन मेजर प्रोविजंस क्या थे वो लिखने हैं आपको। तो प्रोविजंस बताने हैं आपको कि वोकेशनलाइजेशन के लिए जो पॉलिसी बनाई थी उसके प्रोविजंस क्या हैं वो लिखना है पहले। फिर आपको एक बार ये पूछा गया था, डिस्कस द मेजर चैलेंजेस टू अचीव द टारगेट ऑफ NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विद रिस्पेक्ट टू दी वोकेशनलाइजेशन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन। दूसरी बार क्या पूछा आपसे कि इसके चैलेंजेस क्या हैं, कि हम जो वोकेशनलाइजेशन सेकेंडरी एजुकेशन को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, वो चैलेंजेस लिखने हैं आपको। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें पॉलिसीज़ में क्या क्या प्रोविजंस थे। प्रोविजन पता होंगे तब आप चैलेंजेस लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों ही समझा दूँगी आपको। स्टार्ट करते हैं आंसर। पहले हेडिंग डालेंगे, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज 2020 एंड इट्स प्रोविजन रिगार्डिंग टू द वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। हेडिंग डाली, फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट द मेजर प्रोविजन, सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से मेजर प्रोविजंस थे इसको लेके। द NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम टू प्रोवाइड vocational education to students from class 6 onwards with internship and apprenticeship available for the class 6 to 12। क्या है, सबसे पहला मेन एम इसका ये था कि वोकेशनल एजुकेशन हम 6 क्लास से जो भी स्टूडेंट स्टार्ट हैं उन सबको हम वोकेशनल एजुकेशन दे सकें, और फिर जो 6th से 12th तक के स्टूडेंट हैं उनको इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करा सकें और अप्रेंटिसशिप भी दे सके। मतलब वो हमारे साथ ही काम करें, इंटर्नशिप दें, ताकि उनके पास स्किल डेवलप हो। प्रैक्टिकली जो भी एजुकेशन होती है उसको वोकेशनल एजुकेशन बोलते हैं, ताकि प्रैक्टिकल एजुकेशन 6th क्लास से ही सबको मिल सके। सबसे पहला इनका एम ये था। और जो भी 6th से 12th तक के बच्चे हैं उन सबको इंटर्नशिप भी मिले, अप्रेंटिसशिप भी मिले करने के लिए। दिस विल हेल्प स्टूडेंट गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन डिफरेंट फील्ड एंड मेक इन्फॉर्म्ड कैरियर चॉइस। क्या है, इससे क्या होगा, अगर 6 to 12 तक के बच्चे इंटर्नशिप भी करेंगे तो इससे क्या होगा, इनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बढ़ेगा बच्चों का, और ये अच्छी से अच्छी फील्ड, कैरियर अपना जो भी जिस भी फील्ड में चुनना है वो ये चुन सकते हैं, और उसके लिए पहले से ही एक्सपीरियंस हो सकते हैं। द पॉलिसी ऑल्सो एम्फाइसेस on creating a flexible curriculum that allows student to choose vocational subject along with academic one। क्या है, इस पॉलिसी ने क्या किया था कि इन्होंने एक फ्लेक्सिबल करिकुलम भी बनाया कि जो भी स्टूडेंट हैं वो अपने एकेडमिक के साथ साथ एक ना एक वोकेशनल सब्जेक्ट भी अपने साथ ऐड कर सकता है। However, achieving these target वोंट बी ईजी। ये टारगेट अचीव करना ईजी नहीं था। इसके पीछे क्या क्या चैलेंजेस थे वो देख लेते हैं। वन ऑफ द मेजर चैलेंज इज़ द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेन टीचर टू प्रोवाइड वोकेशनल एजुकेशन। सबसे पहला चैलेंज क्या था कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है हमारे यहाँ के स्कूलों का, और जो टीचर्स हैं उनके पास भी पूरी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग नहीं मिली है उन्हें कि वो वोकेशनल एजुकेशन स्टूडेंट को दे सके। तो ये 2 मेन मेजर चैलेंजेस थे जो हमें फेस करने पड़े, मतलब इन्होंने पॉलिसी मेकर्स ने फेस किए। द पॉलिसी सजेस्ट कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्रीज एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू टीचर्स एंड सेट अप वोकेशनल लैब्स इन द स्कूल। क्या है, पॉलिसी ने क्या सजेस्ट किया कि हम कोलैबोरेशन करते हैं डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री के साथ और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स के साथ, ताकि वो सेंटर्स हमारी टीचर्स को ही पहले ट्रेनिंग दे सकें, फिर वो टीचर्स हमारे स्टूडेंट को ट्रेनिंग देंगे और हम अपने स्कूल में वोकेशनल लैब्स को भी क्रिएट कर सकें। तो ये इनका सजेशन था। अनदर चैलेंज इज़ चेंजिंग सोसाइटल एटीट्यूड टुवर्ड्स वोकेशनल एजुकेशन विच इज़ ऑफन सीन एज इन्फीरियर टू द एकेडमिक एटीट्यूड। क्या है, हमारी सोसाइटी में एकेडमिक एटीट्यूड को, एकेडमिक एजुकेशन को ज़्यादा मायने रखते हैं कि भाई हाँ आप ग्रेस मार्क्स लेके आइए,
ग्रेस मार्क्स नहीं, सॉरी, आप ग्रेड्स लेके आइए और आपको अच्छा माना जाएगा। तो इसीलिए पहले तो हमें सोसाइटी का एटीट्यूड चेंज करना था कि वोकेशनल एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब प्रैक्टिकली एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, पहले वो हमें चेंज करना था। वो भी एक चैलेंजिंग इशू था। द पॉलिसी एम टू चेंज दिस परसेप्शन बाय प्रोवाइडिंग इक्वल रिकॉग्नाइजेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दी वोकेशनल एजुकेशन। तो पॉलिसी का क्या एम था कि हम ये परसेप्शन जो भी सोसाइटी के अंदर पहले से बना हुआ है कि एकेडमिक एजुकेशन को ज़्यादा मान्यता मिलती है, तो उसको चेंज करना। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि दोनों को ही, वोकेशनल को भी और एकेडमिक को भी बराबर अपॉर्चुनिटीज़ दी, रिकॉग्नाइजेशन दोनों को बराबर दिया गया। ओवरऑल द NEP 2020 provisions for the vocationalization of studying secondary education are a step of right direction towards the creating a more skilled workforce and reducing unemployment। क्या है मेन एम, क्या था NEP का, कि ये प्रोविजंस क्या थे कि वोकेशनलाइजेशन को सेकेंडरी एजुकेशन में बढ़ावा मिले और राइट एजुकेशन तक जा सकें हम लोग, ताकि हम अच्छे स्किल्ड स्टूडेंट को निकालें, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कम हो सके। हाउएवर इट विल रिक्वायर्ड कोलैबोरेटिंग effect from the government, industry, school, society to achieve this target। हमें कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़े इन सोसाइटी मेकर्स को, पॉलिसी मेकर्स को। सोसाइटी के साथ भी चैलेंज मिला इन्हें, स्कूल, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करने का भी टाइम वो मिला, ताकि ये वोकेशनलाइजेशन को बढ़ावा मिल सके। तो ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 14 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको हेल्प मिले तो आप एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। और आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक मैंने कभी सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नहीं बोला, मैं फ़र्स्ट टाइम बोल रही हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको हेल्प मिले तो ज़रूर कीजिएगा, नहीं मिले तो आपकी मर्ज़ी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। मैं ये 15 से लास्ट क्वेश्चन तक नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी आपको। आपका एग्ज़ाम में भी है 1-2 दिन, तो मैं आपको आज शाम तक या कल तक ये नेक्स्ट वीडियो दे दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।